कि तुम्हें पता चल गया। तो असल में हम लोग हर चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं। तो मेरे पास कल जब एक खबर आई, तो मैं इमीडिएटली सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये कुछ होने वाला है। और फिर मैंने 2 जमा 2 जब किया तो फिर आई आई न्यू कि आज रात या कल रात, इन दोनों दिन ये हो जाएगा। आप ये देखें कि भारत 3 ममालिक के बगैर ये हमला नहीं कर सकता। इसमें 3 ममालिक के उसके साथ कंप्लीट सपोर्ट, कोऑपरेशन और आशीर्वाद शामिल है। नंबर 1 रशिया, क्योंकि भारत रशिया का बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करता है और रशिया ने उसको इक्विप किया इसमें। रशिया ने यानी यहाँ तक हुआ कि जब पाकिस्तान ने कहा कि आप इंटरनेशनल कमीशन बना लें और रशिया को उसको सरबराह बना लें, तो उस पे भी भारत नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भारत का वो बेस्ट फ्रेंड है और एला या डिफेंस में एला है, तो पाकिस्तान उसको कर सकता है। तो फिर जो है उसके बाद रशिया ने जब उनको कहा कि मीडिएट कर लो, तो जयशंकर ने आके कहा कि वी डोंट नीड पार्टनर्स, वी नीड सपोर्टर्स, समथिंग लाइक दैट, कि बेसिकली हमें एडवाइस नहीं चाहिए। ये रशिया के मुंह पे थप्पड़ था, बहरहाल उनको पता था। दूसरे 2 ममालिक, फ्रांस इसमें बिल्कुल शामिल था, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत स्टेक्स थे, रफाइल उड़ रहे थे पहली बारी, और पहली बारी फ्रेंच जहाज जो है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के आमने सामने थी। और उनके जितने भी फ्यूचर ऑर्डर्स हैं वो डिपेंड करते थे कि कल राफेल जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। ये फ्रेंच एविएशन इंडस्ट्री के लिए, फ्रेंच डिफेंस एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये क्रिटिकल फैक्टर था। और डसॉल्ट एविएशन जो है वो आपको पता है उसके मैन्युफैक्चरर है। और तीसरा इसराइल। अगर मैं आपको कल ये कहूँ कि कल रात को जो हमले हुए उसमें इसराइल की ना सिर्फ सपोर्ट थी बल्कि मुकम्मल सपोर्ट थी और उनकी प्लानिंग थी, और वो इस प्लानिंग का हिस्सा थे, तो आप इसमें प्लीज़ बिल्कुल हैरान ना होइएगा। तो जब एक ट्रैवल एडवाइजरी ये आई कि एयर फ्रांस और लुफ्थांसा ने अपनी एयरलाइंस को कहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस ना यूज़ करें, तो मेरे उस वक्त माथा ठनक गया। मैंने कहा ये होने वाला है। ये अपनी एयरलाइन को ऐसे नहीं यहाँ से हटा रहे। लेकिन जो बहुत बड़ी गलत हरकत की हिंदुस्तान ने और उसके दीगर हामियों ने, वो ये कि उन्होंने उसको इंटरनेशनली लोगों को बताया नहीं, ना ऐसा को, ना FAA को, ना किसी और को। यानी जिस वक्त भारतीय मिसाइल्स पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, 57 इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। आप पाकिस्तान के जहाज़ों को छोड़ दें कि हमारी लोकल एयरलाइंस के कौन-कौन से जहाज़ थे, लेकिन 57 इंटरनेशनल एयरलाइंस जो थी या उनके एयरक्राफ्ट जो थे, हज़ारों पैसेंजर्स जो थे, आप ये समझिए कि वो मिसाइलों के बीच में से निकले हैं इधर से। और ये कितनी खतरनाक बात है कि आप उन मासूम लोगों को भी नहीं बख्श रहे। पहले आपको मैं एक बात का जवाब दे दूँ, क्या ये खत्म हो गया? जवाब है नहीं। क्या अभी और होना है? जवाब है हाँ। क्या होना है? पाकिस्तान ने करना है, अब जो भी करना है। लेकिन उसके ऊपर आते हैं। ये हुआ क्या? कल ये फ्रांस को ये चाहिए था, अब इज़राइल को ये चाहिए था, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे थे, और इज़राइल की प्लानिंग ये थी कि सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमला करो ताकि लोगों में हैरेसमेंट जो है वो फैल जाए और लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही चढ़ कर दौड़े। तो हर हमला जो कल किया गया, खुद भारत के इतराफ़ के मुताबिक, वो सिविलियन इलाकों पे किया गया। बावलपुर में, मुरीदके में, इवन कश्मीर के अंदर, LOC में। और ये कहा भारत ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कि हमने नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया ताकि एस्केलेशन ना हो। अगर तुम मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते तो शायद एस्केलेशन ना होती, लेकिन सिविलियंस को हिट करने के बाद तुम्हारा ख्याल है हमारी मिलिट्री चुप करके बैठी रहेगी? और जो बात मैं इतने दिन से कह रहा था कि भारत को अभी आटे दाल का भाव पता चलेगा, क्योंकि ये बैटल हार्डन्ड आर्मी है 40 साल की, और मैं एयरफोर्स को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आर्मी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इवन नेवी आपको बताऊँ मैं, इस बार आपको बहुत सरप्राइज करेगी, और खासतौर पर भारत को इंशाल्लाह बहुत सरप्राइज करेगी। भारत जो कर सकता था उसने करके दिखा दिया। कल यहाँ तक कि उसने ब्राह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान में दागे हैं। कल ब्राह्मोस मिसाइल भी वो मार चुका है, और हमारी जितनी कैजुअल्टीज हुई हैं आपको पता है, बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, खवातीन उसमें शहीद हुई हैं, और अब इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने आपके नीलम झेलम जो डैम है, वाटर प्रोजेक्ट है, रिजर्वोयर है, उसको आके हिट किया। ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी चार्टर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का एक है चार्टर नंबर 51। वो 51 किसी भी मुल्क को ये हक देता है कि वो अपना दिफा करे और अपनी सालमियत का दिफा करे, और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करे। तो आर्टिकल 51 के थ्रू, अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वज़ीर आज़म के थ्रू अफवाज पाकिस्तान को ये अथॉरिटी दे दी है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब ये हिंदुस्तान में मोदी ने अपने चीफ्स को दी थी, तो लोगों ने बड़ा कहा पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें सारों में आप देखें कि अमेरिका का रोल बड़ा डिफरेंट है। और ये पहले दिन से मैं कह रहा था, कल रात को थी, शाम को मेरी अब्दुल्ला गुल साहब से भी बात हुई थी, और एक दो और साथियों से भी हुई। तो गुल साहब मुझे जो कह रहे थे, मैंने कहा कि ठहर जाए, मैं आपको बताऊं अमेरिका चाहता है कि ये जंग हो। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा मुबशर भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस पे क्या साइंस है? तो मैंने कहा कि देखें, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है? उनका इंडिया। सबसे ज़्यादा रिजर्व्स किसके पास है?
इंडिया को 950 बिलियन या 1000 बिलियन जो है वो उसके पास रिजर्व्स है। सबसे ज्यादा आगे 3 साल में किसने पैसे कमाने हैं? इंडिया। तो आईटी वगैरह उसकी मेन एक्सपोर्ट्स है, सारा कुछ ये वो। तो इंडिया के पास पूरा डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसमें अमेरिकन आर्मामेंट्स का कितना पोर्शन है? अब पता ही नहीं, शायद जीरो, ना होने के बराबर। उन पर रशियन डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो S-400 हो, या अब वो फ्रेंच वो ले रहे हैं, रफाइल ले रहे हैं, जैगवर्स उन्होंने लिए हुए हैं, हैरियर्स उनके पास है, नेट्स है उनके पास इजरायली, और अपने और सामान है उनके पास, बाकी वो खुद भी बना रहे हैं लोकली। तो अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? डिफेंस इंडस्ट्री। तो अमेरिका छनकने बजाएगा, इंडिया को टेरिफ पे रिबेट दे, चाइना की अंदर से फैक्ट्रियां निकाले और इंडिया में लगाए, और इंडिया और प्रॉस्पर करे और अमेरिका पैसे ना बनाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसी साइंस नहीं सीखी। डोनाल्ड ट्रंप तो हर जगह आने टकों की बात करना शुरू हुए थे, यहाँ पे वो 950 बिलियन पे उसकी नजर नहीं है। वो मोहम्मद बिन सलमान को अगर कह सकता है 500 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करो और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो, क्योंकि डिफेंस अमेरिका का अभी भी सबसे बड़ा कारोबार है। यूक्रेन की वॉर बंद हो रही है, लेकिन यूक्रेन में जो लोगों को एहसास नहीं है कि अगर $100 अमेरिका ने यूक्रेन को एड में दिया है, तो उसमें से $90 जो है वो यूक्रेन आया ही नहीं, वो वहीं से अमेरिकन कंपनीज को गया जो असला यूक्रेन को फराहम किया गया। सो टेक्निकली वो अमेरिका ने अपनी ही डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज को उन्होंने वो दिया कि वो वहां पे आके करें। तो अब अमेरिका के लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वॉरफेयर था कि एक तरफ पूरा यूरोपियन असला है और एक तरफ पूरा चाइनीज असला है, और शायद F-16 भी यूज हो जाए, उनका ख्याल था बीच में, वो अमेरिकन है भारत। तो अब इट इज यूरोपियन वर्सेस चाइनीज, पार्टली अमेरिकन। तो जो इसमें जीतेगा वो दूसरे के तो ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे। तो आज आप सुबह को ये देखें, जब कल 3 रफाल तैयारी गिर गए, तो रफाल का शेयर, डसॉल्ट एविएशन का शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में क्रैश करना शुरू हो गया और वो बतदरीज गिरना शुरू हो गया। और अब अमेरिका बैठ के आराम से उनको कहेगा इंडिया को, तो हमारी तुम्हारी जंग तो बंद करवा देंगे, लेकिन बताओ F-35 कितने खरीद रहे हो हमसे? तुम्हारे जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, तुम्हारे S-400 हर मिसाइल को नहीं पकड़ सकेंगे, तो तुम्हें पैट्रियट मिसाइल बैटरी की याद आएगी। तो पैट्रियट कितने खरीदोगे हमसे? और ये आयरन डोम जो इसराइल ने बनाई हुई है, इसराइल कहेगा ये हमसे कितने में ले रहे हो? क्योंकि अब उन्होंने इंडिया में भी कई इंस्टॉलेशंस पे आयरन डोम जो है उसको फिट किया है कि पाकिस्तान वहां पे पेनिट्रेट ना कर सके। तो इंडिया की और इसराइल की तो इतनी ज्यादा यानी आप समझे कि इसमें शराकत है। तो अब जब ये होगा और ये खत्म होगा, तो पहले मोदी ने कहा था अगर हमारे पास राफेल होता तो हम ये जीत जाते। तो राफेल भी आ गया, बादल भी नहीं थे, और आपको उड़ा के भी रख दिया, कसी भी कर दिया राफेल को। तो अब प्रॉब्लम ये है, अब क्या होगा? अब वो कहेगा नहीं, अगर हमारे पास अमेरिकन वो होते तो हम फिर F-16 से ना मारे जाते या उससे ना मारे जाते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो बहुत ही क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो बहुत ही क्वालिटेटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये प्रूव किया। कल पाकिस्तान में एक बड़ी हैरानी की बात हुई। मैं आपको बताऊं कि रात को हम लोग लाइव भी कर रहे थे, इसी चैनल पे कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में मुझे कहीं से किसी ने नहीं कहा कि कहीं ब्लैक डाउन हो रहा है, कहीं ब्लैकआउट हो रहा है, कहीं लोड शेडिंग शुरू हो गई है, या कहीं सायरन्स बजना शुरू हो गए हैं, या हर जगह एम्बुलेंसेस हैं, अफरा तफरी है। और पाकिस्तान में जितने भी तबकात थे, वो सारे के सारे दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू सपोर्ट द आर्म फोर्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पिछले 20 दिन से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का, लैब टेक्नीशियंस का, पैरामेडिक्स का, ओटी स्टाफ का, इनका झगड़ा चल रहा है पंजाब हुकूमत से। और सारे उन्हें हड़तालें की हुई और निकले हुए, और वो उनको टर्मिनेट कर रही है। कर जैसे ही कल पहला मिसाइल हिंदुस्तान की तरफ से दागा गया, जो कि एक मस्जिद के ऊपर दागा गया, और दूसरा विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर के ऊपर दागा गया, तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ऐलान किया कि हम फौरी तौर पे अपनी हड़ताल खत्म कर रहे हैं और हम अस्पतालों में इस ड्यूटी के लिए जा रहे हैं।